दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार पुनः स्वागत है तत्काल टाइम के इस मासिक चर्चा में। और हमारे स्थायी और आदरणीय सम्मानित देवेंद्र दुग्गे जी एक बार पुनः आपके साथ में मौजूद है और इस बार भी चर्चा के काफ़ी कुछ विषय हैं। तो सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे चर्चा कर लेते हैं। सर, इन दिनों इजराइल हमास तो खैर पीछे रह गया, अब लेबनान पे बात आ गई है, यमन पे बात आ गई है और नेतन्याहू की माने तो ईरान को भी वो सबक सिखाने की तैयारी में हैं। ये एकाएक जो परिदृश्य बदला है, उसके पीछे कारण क्या है और भविष्य में भारत पे इस पे क्या असर पड़ सकता है? नमस्कार पंडित जी, सारे दर्शकों का भी स्वागत है। सबको नमस्कार जी। ये जो इजराइल और लेबनान के बीच में नई वॉर शुरू हुई है जी। और कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि जो इन्होंने आक्रमण किया है वो हिजबुल्ला पे किया है। बिल्कुल। हिजबुल्ला कोई सरकारी संस्था नहीं है जी। ये अलग बात है कि ईरान ने उसे अनैतिक रूप से सपोर्ट देकर के और आतंकवादी संगठन खड़ा किया। बिल्कुल। ये सेम बात हूथीज विद्रोहियों के साथ भी है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं तीन संगठन है, हमास है, हिजबुल्ला है और हूथीज है। और इन तीनों को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। बिल्कुल। तो ये तीनों घोषित आतंकवादी संगठन है। ठीक है। तो लेबनान के साथ कोई झगड़ा नहीं है बिल्कुल इजराइल का, लेकिन लेबनान पर कब्जा करके लेबनान के साउथ लेबनान के कुछ हिस्सों में जो घरों में उन्होंने हथियार छुपा रखे थे, बिल्कुल हिजबुल्ला ने। और फिर से बताता हूँ, हिजबुल्ला लेबनान में ऑपरेट करता है लेकिन वो लेबनान का कोई सरकारी संस्था नहीं है जी, लड़ाके नहीं है। वो तो ईरान से समर्थन पाए हुए आतंकवादी है। बिल्कुल। लेबनान पंडित जी एक हमें थोड़ा इतिहास में देखें तो लेबनान जो है पूरा एक ईसाई राष्ट्र हुआ करता था। वहाँ पे सारे ईसाई लोग थे। देखते देखते 25, 30, 50 साल के भीतर पूरा राष्ट्र बदल के मुस्लिम राष्ट्र हो गए। इसे किस दृष्टि से देखेंगे वो हमें नहीं पता है। अंतरराष्ट्रीय हम और वहां पर आतंकवादियों ने अपना घर बना लिया है। बिल्कुल। ईरान ने उस पर कब्जा कर लिया है। तो ये जो पिछला घटनाक्रम है उसको इस घटनाक्रम से अलग करके देखना तो मुश्किल हो जाएगा। अब जब हमास पर आक्रमण होता है तो हिजबुल्ला उसे सपोर्ट करता है, हूथीज उसे सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? ये है उनका ब्रदरहुड, जिससे हम ब्रदरहुड के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। ब्रदरहुड तो इंसानों में हो सकता है, आतंकवादियों में कैसे होगा? तो ये जो आतंकवादियों का ब्रदरहुड है, इसके कारण ये समस्या है। बिल्कुल। हिजबुल्ला ने अमेरिका के हजारों बेकसूर नागरिकों को मारा है। फ्रांस के 21 नागरिकों को उन्होंने, उसमें फ्रांस के 21 नागरिक भी शामिल है। तो वो तो अमेरिका तो बहुत खुश है उसे मारने से, बल्कि अमेरिका ने तो इसे जो इजराइल ने लड़ाई लड़ी है उसके हथियार तो अमेरिका ने ही दिए थे। बिल्कुल। और इन बातों को देखते हुए स्पेशल विशेष हथियार अमेरिका ने दिए कि भाई आप यहाँ कार्रवाई कर रहे। और अमेरिका ने तो कह रखा है कि उनकी जो पूरी सेना है, नौसेना है, वो वहीं पास में तैनात है। अगर ईरान ने कभी हमला करने की कोशिश की तो ईरान भी मिट सकता है। बिल्कुल। ये पंडित जी जो अंधे धार्मिक अंधविश्वास है, जिसे कहना चाहिए एक तरह का धार्मिक उन्माद है, जिसके चलते आप पूरी दुनिया को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। आप सब चाहते हैं वो एक ही ईश्वर की आराधना करें। सही बात है। उसको लेकर के इस तरह के इतने सारे झंझट है। तो मेरी दृष्टि में अगर ये इजराइल ने किया है और उसने आत्मरक्षा में किया है तो उचित है। बिल्कुल। हम क्यों, आप याद करिए 1400 साल पहले की घटना है, जब मोहम्मद साहब ने, उनके समय की ही बात है, जब उन्होंने अपने आप को पैगंबर घोषित किया और उसके बाद उन्होंने यहूदियों को काफी सारे मैसेज डाले कि भाई आप मोहम्मद को अपने जो अब्राहिमिक रिलीजन है उसमें अपना पैगंबर स्वीकार कर लो। ठीक है। लेकिन वो लॉजिकल चीजें नहीं थी, उसमें सिर्फ इलॉजिकल था बहुत कुछ। जैसे मोहम्मद साहब एक रात के लिए अल्लाह से मिलने चले गए थे और दूसरे दिन वापस आए। कोई शरीर कहाँ जा सकता है, ये सब तो ऐसी कुछ ऐसी बातें थी जिनके कारण यहूदियों ने उस तरह के लॉजिक को एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया और उन्होंने उन्हें अपना पैगंबर नहीं माना।
जब उन्होंने पैगंबर नहीं माना तभी उसके बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। और स्थापना के साथ ही उनका लड़ाई शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि वो पैगंबर माने, वो नहीं मानना चाहते थे। हाँ। तो इन्होंने तभी प्रण किया, 1400 साल पहले प्रण किया कि हम यहूदियों को समाप्त कर देंगे। तो एक 1400 साल पहले आपने कोई प्रण लिया, उसको लेकर के आप आज तक झगड़ा कर रहे हो। सही बात है। मैं समझ में नहीं आता पंडित जी, ये किस तरह का। तब से दुनिया भी बहुत बदल गई एकदम। तो कैसा धर्म है, कैसा पंथ है, कैसी मान्यताएं हैं जो एक दुश्मनी को आप 1400 साल से निभा रहे हो। सही बात है। और वो उनके बच्चे हैं, ये इनके बच्चे हैं, कहाँ दोनों में सामने है। तो पंडित जी ये जो हो रहा है वो सब मुझे लगता है कि ये शायद होने ही वाला था। और मैं क्षमा मांगता हूँ, मतलब मैं बहुत हिकारत के साथ बोलना पड़ रहा है, मुझे पसंद नहीं इस तरह बोलना। लेकिन जो लोग, भले से मैं हूँ, अगर मैं पूरे विश्व को ये चाहूँ कि मैं हिंदू धर्म मानता हूँ और सारे लोगों को हिंदू धर्म मानना चाहिए, तो मैं भी उतना ही पागल हूँ जितना वो लोग पागल हैं जो पूरे देश को ईसाई, पूरे विश्व को ईसाई या इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। इसलिए मैं तो, एक तो ये मसला। इससे एक जुड़ा हुआ सवाल है, चूंकि दुनिया में हलचल मची और संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन इन दिनों चल रहा है। भारत ने भी अपनी बात रखी, पाकिस्तान ने बात रखी, इजराइल ने रखी है। रूस ने जब बात रखी तो रूस ने एक बड़ा जो भारत का मुद्दा है उस पर कल बातचीत करी कि संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है, जिस पे हम चर्चा करते रहे कि उसकी उपयुक्तता तो कम हो गई, और यदि इसको संदर्भ में लाना है आज के, तो कहीं ना कहीं स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और रूस ने सीधे सीधे भारत का समर्थन कल परसों करा है और ब्राज़ील का भी नाम लिया है। क्या लग रहा है कि पूरे ताजे परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का विस्तार होना चाहिए और भारत की दावेदारी कहाँ तक उचित है? पंडित जी, विश्व के दो सबसे बड़े देश हैं आबादी के लिहाज से, एक है चीन, एक है भारत। अगर इन्हें हटा दें तो आधी आबादी समाप्त होगी। पूरे विश्व की आधी आबादी इन दो देशों में है। सही, बिल्कुल। चाइना ऑलरेडी सुरक्षा परिषद का सदस्य है, और जहां तक कुछ लोग बताते हैं कि हमने ही वो दावेदारी, हमने ही वो उन्हें तस्तरी में पेश किया। सही बात है। और जब हमने भारत को जो दिया गया था प्रस्ताव था उसे ठुकरा दिया, और वो चाइना को दिया। सही बात है। तो इन दोनों के बगैर सुरक्षा परिषद के कोई वो मतलब ऐसे हैं जैसे बगैर दांत वाला कोई प्राणी है जो काटने की कोशिश करे, प्रभावकारी नहीं है। तो मुझे लगता है भारत की दावेदारी उस दृष्टि से बहुत ही मजबूत है। सुरक्षा परिषद के जितने सदस्य हैं, वीटो अधिकार वाले सदस्य हैं, वो सारे भारत की दावेदारी स्वीकार कर चुके हैं, सिवाय चीन के। बिल्कुल, हाँ, 4 देश तो समर्थन कर रहे हैं आज के तारीख में। केवल चीन नहीं कर रहा है। और चीन नहीं करता है, उसके स्ट्रेटेजिक रीजन्स हैं। अभी ये जो वर्ल्ड ऑर्डर नया बन रहा है, जिसमें हम कहते हैं कि अमेरिका फिर से एक बार टॉप पर आ गया है नाटो के साथ, और रशिया जो है वो फिर से दूसरी स्थिति में है, और तीसरे हम लोग हैं जो ना रूस के साथ है ना अमेरिका के साथ है, गुटनिरपेक्ष भी कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें, पर एक थर्ड वर्ल्ड। तो ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, इसमें चीन और भारत का सबसे बड़ा रोल है। सही बात है। और इन दोनों को छोड़कर कोई भी अगर संस्था बनती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, तो वो बहुत सफल नहीं होने वाली है। तो भारत की दावेदारी बहुत मजबूत है। भारत को लगभग सभी का समर्थन हासिल है, जैसे मैंने कहा, सिवाय चीन के। तो मिलेगी नहीं मिलेगी वो अलग विषय है कि वो चीन के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। पर ये इतना क्रिटिकल पॉइंट है कि ये यूनाइटेड नेशंस के भविष्य पर भी एक तरह का प्रश्न चिन्ह है। मतलब हम लोग साथ रहेंगे कि टूटेंगे, पृथ्वी के सारे देश साथ रहेंगे कि टूटेंगे, बिल्कुल इस तरह का प्रश्न। सर, देश दुनिया की तो हमने बातें कर ली हैं, कहीं ना कहीं चल रहा है। भारत में मेरे ख्याल से लोकसभा चुनाव के बाद में अब पहले से चुनाव हो रहे हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, जहां कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण बदले दिखाई दे रहे हैं। कश्मीर में तो हम आज जब बात करें तो तीसरे और अंतिम चरण का जो है मतदान चल रहा है। हरियाणा में होना शेष है और सभी के 4 अक्टूबर को परिणाम आने हैं। भारतीय राजनीति में इन 2 चुनावों को आप कैसे देख रहे हैं, खासकर कश्मीर के विषय में, कि वहाँ से क्या संकेत आपको मिलते दिखाई दे रहे हैं? पंडित जी, पहले तो इन सबके पहले ये जो
अभी हमने कितने महीने पहले लोकसभा के चुनाव देखे थे? मई में मई में परिणाम आया है, बिल्कुल और ये अभी हम मई सितंबर में हैं, बिल्कुल। तो हार्डली 6 महीने, 3 जून में, सर 4 जून के तो परिणाम ही थे शायद। तो हम 3 महीने के बाद फिर से एक बार चुनाव में चले गए। हाँ। तो ये बताता है कि एक देश एक चुनाव कितना महत्वपूर्ण विषय है। तो मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि एक देश एक चुनाव पर हमें जाना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है, चुनाव तो सारे महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो जनता की आशाओं के अनुरूप परिणाम को प्रभावित करते हैं। सही है। जम्मू कश्मीर अब भारत का पूरी तरह अभिन्न अंग है, वहाँ पर भी चुनाव हो रहे हैं, उसका स्वागत है। हालांकि वहाँ की डेमोग्राफी ऐसी है कि, और जो पार्टियां इस बार हैं उनको लेकर के कहना बहुत मुश्किल है कि किसको बहुमत मिलेगा, कौन जीतेगा। लेकिन कश्मीर में उत्साह से लड़ चुनाव का होना अपने आप में लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। तो मैं इसे लोकतंत्र की एक जीत के रूप में देखता हूँ। हरियाणा में 10 साल से भाजपा की सरकार है, और अगर उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इस बार है उनके साथ में, तो मेरे ख्याल से ये कोई नई बात नहीं है चाहिए, जबकि हरियाणा तो आया राम गया राम की राजनीति के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद होगा पूरी की पूरा मंत्रिमंडल उठ करके कांग्रेस में चला गया। सही बात है। तो वहां पर ये सब कुछ नई चीज नहीं है, और पर 2-3 चीजें उसमें हैं जो चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं, और मेरे ख्याल से विपक्ष उसका बड़ा फायदा उठाने का प्रयास कर रहा है। उसमें एक बात तो मैं कहूंगा पंडित जी, वो है झूठ। झूठ कोई भी बोलता है तो बुरा होता है, लेकिन अभी जिस तरह से हर दिन नए झूठ विपक्ष के लोग, खासतौर से राहुल गांधी बोल रहे हैं, मैं उसे देख करके आई एम सरप्राइज्ड। या तो राहुल गांधी को ये पता है कि उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, वो कितना भी झूठ बोल ले, कुछ भी बोल ले और फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए वो बेफिक्र होकर झूठ बोलते हैं, बिंदास। आजकल तो झूठ बोलने में उन्हें महारत हासिल हो गई है। हर दिन उनका आत्मविश्वास झूठ के प्रति बढ़ता जा रहा है। तो एक तो ये बहुत प्रभावित करने की क्षमता है। इन एंटी इनकम्बेंसी का हम जिक्र कर ही चुके हैं, और तीसरा है वादों का, प्रॉमिस का। जी। हरियाणा में सरकार का परफॉर्मेंस इतना खराब नहीं रहा कि उसे बदले, लेकिन अगर जो बदलाव हो रहा है तो वो सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के कारण शायद हो रहा है। वहां पर 2-3 चीजें और प्रभावित करने वाली थी। एक है विनेश फोगाट वाला इशू, आपको याद होगा। सही बात। वो इशू महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन वो जिस तरह से जनता के बीच में ले जाया गया, वो इशू महत्वपूर्ण है। विनेश फोगाट के कांग्रेस ज्वाइन करने से कई बातें स्पष्ट हुई। पहला तो ये कि पहलवानों के आंदोलन के पीछे कौन था। सही बात। वो कल ही खुली, एक जो विचारधारा थी वो प्रकट हो गई, कागज से पता चल गया उसके बारे में। तो एक तो बहुत ही बढ़िया हुआ। दूसरा विषय अभी एक हाल ही में आया, देखिए पंजाब और हरियाणा के किसानों का किसान आंदोलन में बड़ा रोल था। कंगना रनौत ने एक विषय लाया, चुनाव के समय है इसलिए जिक्र कर रहा हूँ उसका। उन्होंने कहा कि वो तीनों किसान कानून जो थे वो खराब नहीं थे और उनको वापस लाया जाना चाहिए। पंडित जी, मैं तब भी उनके समर्थन में था, आज भी हूँ, क्योंकि उनमें से कोई भी कानून किसानों के हित के विरुद्ध नहीं था, बल्कि वो सब कानून किसानों के हित में थे। लेकिन इसके बाद भी उस समय वो कानूनों को नहीं लाया जा सका। अब इसका रेफरेंस आता है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं यूनुस साहब, वो अभी अमेरिका गए थे। अगर आपने उनका बयान सुना हो तो उन्होंने कहा कि जो आंदोलन बांग्लादेश में हुआ वो एकाएक नहीं हुआ था, बल्कि उसके पीछे उन्होंने सुनियोजित तरह से काम किया था। उसमें ऐसे लोगों को सामने लाया जो स्टूडेंट लगते थे पर थे नहीं, प्रेसिडेंट लगते थे। तो उन्होंने बहुत ही चालबाजी के साथ एक अपराइजिंग क्रिएट की, वहां की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किया, और उन्होंने बड़ी शान से कहा कि ये कोई एक दिन का नहीं, हमने प्लान करके बुरा किया है। तो वो आंदोलन जिसमें 1000 लोग मारे गए, जिसको अमेरिका ने अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया, और आज वहां पर एक चुनी हुई सरकार को हटा दिया गया। मैं उस बयान को इधर से जोड़ता हूँ किसान आंदोलन से। ये किसान आंदोलन ही था जो भारत में एक तरह की अपराइजिंग करके सरकार को अपदस्थ करने के प्रयास में था। और ये तो मोदी
की तारीफ का विषय है जी। कि उनको ये बात समझ में आ गई कि किसी तरह से इसका नैरेटिव का उपयोग करके सरकार को या देश को बदनाम करने के लिए किया जा सकता है। तो उन्होंने वो तीनों किसान बिल अच्छे होते हुए भी उन्होंने वापस ली। नहीं तो पंडित जी कुछ भी हो सकता था, उनकी तैयारी पूरी थी। उस आंदोलन में 600-700 लोग मर चुके थे। ठीक। मैं उसको हत्या बोलता हूँ। वो हत्या इसलिए है कि जब वहां पर वो लोग थे, उन्हें सरकार ने कहा कि आप इन बूढ़े लोगों को, बीमार लोगों को यहाँ आंदोलन से जाने दो, इनको यहाँ नहीं रखो। उन्होंने नहीं जाने दिया। वो बेचारे वहीं मरे, उनका इलाज नहीं होने दिया। इस तरह उन हत्याओं के लिए वो बदमाश टिकैत जिम्मेदार है। सही बात है। देखिए वो बेचारे गरीब लोग थे, उनको लेकर के आए, वृद्ध लोगों को लेकर के आए, बीमार लोगों को लाए, वहां पर रखा। ये कितना अन्याय था। इस सब के लिए कोई नहीं बोलता। वो 600-700 लोगों का मरने का मुझे बहुत दुख है, पर वो इनकी बदमाशियों से मरी। इसके बाद में पंडित जी मान लीजिए सरकार 26 जनवरी वाले जो प्रकरण हुआ था, उसके बाद गोलियां चला देती तो क्या होता। सही बात है। ये लोग उसको एक उसकी तरह इस्तेमाल करते, हथियार की तरह इस्तेमाल कर लेते कि लोकतंत्र का ये चल रहा है, वो चल रहा है। फिर वो सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते, सरकार पर आक्रमण करते। बिल्कुल। तो मोदी ने उन पर गोली नहीं चलाई, इतनी बदमाशियों के बाद भी। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो मैं अभी जब हम देखते हैं तो आपको स्पष्ट नजर आता है कि वो एक आंदोलन किस तरह की चाल थी जो बांग्लादेश से मेरे लिए। अब मैं फिर से चुनाव पर आया हूँ क्योंकि ये 2-3 बयान बीच में आए। मुझे इस बात का दुख है कि ये किसान आंदोलन में बहुत सारी गड़बड़ियां होती रही, लेकिन इसका कोई अब के चुनाव पर असर होगा ऐसा मुझे दिखता नहीं है। किसानों के मुद्दे अपनी जगह हैं, उनको उठाना, उनको ठीक करना तो जरूरी है, पर मुझे भरोसा है कि ये सब जल्दी ठीक होगा और हम सब फिर से सामान्य होंगे। चुनाव जो भी जीते, शुभकामनाएं, खुशी की बात है। कांग्रेस जीते, बीजेपी, जिन्हें जीतना हो जीते, पर लोकतंत्र हर हाल में जीते, ये हमारी आशा है। चलिए अब बातचीत को ही विराम देते हैं और मासिक चर्चा में आपने हमसे चर्चा करी और विभिन्न मुद्दों पे अपनी राय रखी। हम आपका धन्यवाद करते हैं और फिर किसी अच्छे विषय पर अगले महीने आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।